आपके साथ इतनी सारी बातें करने के बाद आप इतने कॉन्फिडेंट लगते हैं। आपके जितने भी कार्यक्रम होते हैं उन उसमें भी आप काफ़ी कॉन्फिडेंट रहते हैं। हज़ारों लोग आपके सामने होते हैं तब भी क्षण भर के लिए भी ऐसा आपके चेहरे पे हमें नहीं लगता है कि आप डरे हुए या किस तरीके से इस कार्यक्रम को कर पाएंगे। रियली वेरी कॉन्फिडेंट। लेकिन जब आपका पहला स्टेज पर जाना हुआ था, क्या तब भी आप इतने कॉन्फिडेंट थे? आज भी उस बारे में सोचता हूँ तो एक स्माइल स्मित आ जाता है चेहरे पर। मुझे लगता है मैं 7th या 8th स्टैंडर्ड में था। जैन मिशन स्कूल चेन्नई में पढ़ता था। तब मेरा पहली बार स्टेज पर जाना हुआ था। बाल दिवस होता था, बाल दिवस, चिल्ड्रंस डे। लेकिन हमारे यहाँ बाल सभाएं होती थी। बाल दिवस के तो होता ही था, लेकिन बाल सभाएं होते थे। हर महीने का एक ऐसे स्कूल में बाल सभा का कार्यक्रम होता था, जिसमें दोपहर के बाद सभी स्कूल के सभी बच्चे इकट्ठा करके कोई सिंगिंग का कंपटीशन होता था, कोई डिबेट का होता था। इस तरह का महीने में एक बाल सभा जैसा होता था। तो एक बार बाल सभा में जो डिबेट था, उस डिबेट में मेरा रोल उस डिबेट को शुरू करवाने के लिए था। सिर्फ मुझे जाना है स्टेज पर जाकर जो डिबेट करने वाले वो सोच रहे होते हैं कुछ ऐसे, तो वो उनको मुझे बोलना है आप क्या सोच रहे हो, और वो सोचना बंद करते हैं और बोलना शुरू करते हैं। ये था मेरा डायलॉग था एक, आप क्या सोच रहे हो, बस इतना था मुझे बोलना था। 15 दिन पहले मुझे डायलॉग मिल गया था, आप क्या सोच रहे हो। और मैं 15 दिन से उस डायलॉग की प्रैक्टिस कर रहा हूँ कांच के सामने। आप क्या सोच रहे हो, आप नहीं, ऐसा नहीं बोलना है, आप क्या सोच रहे हो। ऐसे अलग अलग तरीके से आप क्या सोच रहे हो को मैंने इतना 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 घुटा इतनी बार बोला, इतनी प्रैक्टिस की, क्योंकि पहली बार स्टेज पर जाना है। और वो दिन आया, बाल सभा का वो दिन। दोपहर का समय के बाद जब कार्यक्रम शुरू हुआ, डिबेट के लिए दोनों स्टेज पर है, मुझे स्टेज से नीचे से होकर जाना है। मतलब वो मुझे आज भी वो मेरे स्कूल की वो 4 सीढ़ियाँ, सिर्फ 4 सीढ़ियाँ आज भी याद आती है कि उन 4 सीढ़ियाँ चढ़ने में मेरी क्या हालत हुई थी। मैंने 99 की हुई है गिरनर की लेकिन वो उससे ज्यादा वो 4 सीढ़ियां मेरे लिए भारी थी। तो मुझे 4 सीढ़ी में कैसे भी करके हिम्मत, मेरे पैर दूज रहे, ऐसे लग रहा है कि मैं पैरों में भारीपन आ गया हो और चढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं बहुत मुश्किल से 4, सब लोग मुझे देख रहे हैं कि क्या स्थिति में है, कि इतना स्टेज फियर था। और पहुंचा, पूरा शरीर कांप रहा है और लोग बोल रहे हैं कि सोच रहे कि बोले तो डिबेट भी चाहो। डिबेट सोचने वाले भी समय जा रहा है, वो सोचना मुझे देख रहे। और मैं बहुत हिम्मत करके ऐसे पूरे पैर में कंपन, वाइब्रेशन ऐसे चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। मैंने बोला आप क्या सोच रहे हो। सब लोग वो सीरियस डिबेट था। आपको यकीन नहीं करोगे, मुझे साल भर मेरे सीनियर ने चिढ़ाया, आप क्या सोच रहे हो, आप क्या सोच रहे हो। मुझे बहुत फील भी हुआ कि एक डायलॉग नहीं बोल पाया, एक डायलॉग नहीं बोल पाया। ये मेरी स्थिति है पहले स्टेज पर जाने के बाद। एक मैसेज सच में मैं देना चाहूंगा आज, कि हम किसी को भी पहली बार किसी चीज से जज करने की कोशिश करते हैं, इस स्केल से मापने की कोशिश करते हैं उसको पहली बार में, उसकी स्थिति को देखकर, वो कई बार रॉन्ग हो सकता है। हाँ, उसके बाद मैंने तो अपनी स्थिति को संभाला, मैं उससे निराश नहीं हुआ। बाकी लोगों ने तो मेरे सीनियर तो मैंने कहा ना, मुझे हर क्लास के ऊपर वाले मेरे जो भी थे मुझे चिढ़ाते थे, लेकिन मुझे फील होता था कि मैं एक डायलॉग नहीं बोल पाया। उसको मैंने ये सोचा नहीं उस समय कि चलो मैं नहीं बोल पाया तो मुझे मेरा विषय ही नहीं है। लेकिन मैंने थोड़ा उसको नेगेटिव की जगह मैंने पॉजिटिव की तरफ सोच बनाई कि मुझे करना है, मुझे आपने एक चैलेंज के जैसे इसको हाँ, मतलब उस समय लगा कि नहीं ऐसे क्यों हो गया, ये नहीं होना चाहिए था। दुख था, चिढ़ाते तो खराब भी लगता था, लेकिन नहीं, कि मुझे जाना है। और फिर मैंने वापस कोशिश की, धीरे धीरे मैं पेपर पढ़कर बोलता था स्टेज पर भी। मेरे स्पीच के सब शुरुआत को मैं पढ़कर बोलता था। आज 3 घंटे हो तो प्रभु की कृपा से कुछ मुश्किल नहीं होता, लेकिन उस समय मैं पेपर देखकर पढ़ता था। उसके बाद धीरे धीरे मैंने पेपर पढ़ने छोड़ने शुरू कर दिए। फिर मैंने विवेकानंद बनकर एक 4-5 मिनट का ऐसे ही बोला, वो कॉन्फिडेंस लेवल हुआ। धीरे धीरे फिर इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन में मैं अपने स्कूल को पार्टिसिपेट करता था। ऐसा भी रिप्रेजेंट करता हाँ, मैं अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करता था। तो ये भी सब कुछ था। तो लेकिन शुरुआत मेरी बोले तो वो वैसी शुरुआत थी।
तो प्लीज किसी को जज उसकी पहली शुरुआत से नहीं करना चाहिए। A book should never be judged by its cover. यस, तो मेरा कवर तो ऐसा था बहुत खराब था कवर, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे, हाँ उसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत, आज 20-22 साल से इस फील्ड में था मैं भी। ये जो आजकल के जो कार्यक्रम होते हैं संगीत के साथ ऐसा सब कुछ तालियां बजाओ नहीं, ये उसी तरह की मेरी भी शुरुआत तो वही हुई थी। लेकिन उसके बाद एक बार दीपक भाई बारडोली का चेन्नई में शिविर था, तो उसमें अटेंड किया मैंने, और शिविर में मैंने उनको देखा, तब मुझे लगा कि ये करने जैसा संवेदनाएं की दुनिया। उससे पहले मेरे कार्यक्रम, मैंने कहा ना, सब कुछ मैं ही गाता था, मैं ही करता था, और सबको नचाना करना, थोड़ा वो जोश वाला माओ, हेलो 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 ऐसे करके वो सब। दीपक भाई को देखने के बाद मुझे लगा कि नहीं, कार्यक्रम करना है। और एक बार दीपक भाई वापस आए चेन्नई, तो मैं उनसे मिला और उन्होंने बोला कि किस लिए मिलना है, आपको कुछ बताइए क्या कारण से आप, तो मैंने उनको, मुझे दीपक भाई बनना है। Okay. मेरे सच बोलो तो मेरे एक तरह के द्रोणाचार्य होता है ना, द्रोणाचार्य कभी समझ ही नहीं पाए कि एकलव्य उनकी कारण तैयार हो रहा है। मैं एकलव्य तो नहीं था, लेकिन वो मेरे लिए हमेशा द्रोणाचार्य की तरह थे, जिनको देखकर मैंने, जिनको सुनकर मैंने बहुत कुछ सीखा। उस मतलब उस फील्ड में जाने की जो इच्छा हुई ना, कि वो संवेदना वाली जो मेरी दुनिया बनने की, यही स्पर्श करता है। आज जो इतने सारे स्पर्श आ रहे हैं, लेकिन वो जो मुझे स्पर्श किया, वो दीपक भाई का वो एक प्रवचन कि नहीं, ये दुनिया बनानी। और मैंने दीपक भाई से मिला। उस जमाने में तो पैसे बहुत मुश्किल थे मेरे पास से, तो भी मैंने वो आती थी रिकॉर्डिंग आती थी सोने का, वो लिया मैंने रैप रिकॉर्ड, उसमें कैसेट TD के D90 की कैसेट आती थी, और जहाँ दीपक भाई के प्रोग्राम होते थे मैं रखता था। फिर मैंने उनकी तरीके से कोशिश कर ली, मतलब बहुत उस तरह का एक मेरे पर बहुत असर था। फिर सबसे ज़्यादा तो वो एक शुरुआत थी, धीरे धीरे फील्ड में बढ़ते गए, प्रभु की कृपा हुई, और धीरे धीरे आज पब्लिक से तो कुछ नहीं, सच में फियर, लेकिन आज पहला फियर आ जाता है, लेकिन आज देवरी की कृपा से कोई फियर नहीं लगता है। लेकिन वो मेरा पहला एक्सपीरियंस ये था, तो ये अनुभव है मेरा पहला स्कूल लेवल का मेरा। बहुत अच्छा लगा ये सुनकर। बस मुझे हाँ, मुझे अभी भी इच्छा होती है, मैं तीसरी बार आपसे कह रहा हूँ, किसी को भी जज मत करें, जज नहीं करना। और बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है ये सुनकर कि फर्स्ट टाइम अगर आप काफी सारे फेलियर्स के बाद ही हमें सक्सेस मिलता है, ये संदेश हमें मिलता है इससे। हाँ, आप कितने भी बड़े फेल हो जाओ, लेकिन नहीं, ऐसा उससे ही डिसाइड नहीं हो जाता कि फेल ही होगा, नहीं, उसको भी एक मौका देना चाहिए उसको, जिंदगी में अपने आप को भी देना चाहिए, उसको खुद को भी देना चाहिए, कि वो एक बार फेल हो जाए तो उसको नहीं, मैं नहीं कर सकता, गिव अप नहीं करना चाहिए, उसको कंटिन्यू ट्राई करना चाहिए। चंद्रप्रभु भगवान का गृह जिनालय, हाँ हमारा वो भी हमें पता चला, उसके बारे में कुछ बताइए। पूज्य अजीत शेखर महाराज साहब ने चेन्नई में प्रतिष्ठा करवाई थी भगवान की गृह जिनालय की। भगवान की हमेशा ऐसा होता है कि जो दूसरे मूल नायक भगवान होते हैं ना, मंदिर के मूल नायक, जो कोई मंदिर बन रहा है तो उसके साथ में उनकी भी प्रतिष्ठा उसी अंजन शलाका की विधि के साथ में होते थे, लेकिन हमारे भगवान का कुछ अलग था। मुझे याद है पांचम की प्रतिष्ठा उनकी थी, तो हमारे भगवान की चौथ का आ रहा था, उनके साथ प्रतिष्ठा का दिन ही नहीं आ रहा था। साहब को एक भगवान के लिए स्पेशली प्रतिष्ठा करनी पड़ी। सब दीक्षा कल्याणक भगवान का अंजन शलाका विधि की इसी भगवान पर हुए, और हमने वो देखा है हुआ है। हम रात को 11:30 बजे तक वो अंजन शलाका की विधि, हम बाहर बैठे थे, बहुत भाव से हमारे घर में पधारे थे। हमारा घर मंदिर था चेन्नई में, कहते थे लोग, कई बार आचार्य भगवान हमको 5:30-6 बजे विहार के दरमियान वो विहार करके जाते थे हमारे घर, हमको उठाते थे लोग। आचार्य भगवंत को, नवरत्न सागर जी महाराजा या कितने बड़े बड़े आचार्य भगवान, तो आचार्य भगवंतों को भी मैसेज मिलता है कि आप सुरेश भाई के घर पर जाएगा, उनका घर मंदिर बहुत अच्छा है। वो भी ड्रीम था, स्वप्न जैसा मैंने था। हमने कम से कम अपने घर मंदिर को बनाने के लिए 10 महीने दिए थे, हम रहने आ चुके थे, और ऐसा, और बहुत 10 महीने तक लोगों के ताने सुने, बिल्डिंग वालों के ताने सुने, मिट्टी उड़ते थे, ये उड़ते थे, लेकिन एक विमान तुल्य, देव विमान तुल्य मंदिर था। और आचार्य भगवान ने कहा ना 5 बजे 5:30 बजे जब विहार का वो उठाते थे, हम नींद में खुलते थे और आचार्य भगवान दर्शन करके। तो कई महात्माओं के आचार्य भगवंत के पगले भी पूज्य आचार्य भगवंतों के पगले, बड़े बड़े आचार्य भगवंतों के पगले वो चंद्रपुर स्वामी भगवान के कारण पड़े। फिर हम आए अहमदाबाद,
हमारे भगवान भी अहमदाबाद आए। आज नए घर में भी, हमारे नया घर अभी साबरमती में हुआ, तो नए घर में भी बहुत सुंदर भावों के साथ सुंदर ठाट बाट से प्रभु का प्रवेश हुआ हमारे जीवन में। हमारे चंद्र प्रभु स्वामी भगवान ही, कई बार हमारा छोटा सा घर था चेन्नई में, तो खुद का घर था लेकिन छोटा सा घर था, 2 रूम थी, ऐसा देखो तो 1 रूम थी, 1 रूम तो छोटा सा था और 1 रूम ही हमारे पास बची थी। तो हमने उस रूम को चंद्रपुर भगवान का घर जिना लेके बनाया। तो लोग कहते थे कि ऐसा छोटा सा घर, उसमें आपने भगवान को 1 रूम जैसा दे दी। तो शब्द दिल से निकलते थे कि हमारे भगवान कितने दयालु है, उसने पूरे घर में अपने लिए 1 ही रूम ली और हमको पूरा घर दे दिया। तो उसकी कृपा से, उनकी कृपा से, उनकी करुणा से बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग दर्शन करते हैं। और दूसरी बार आना, कई लोग दूर दूर से भी आकर दर्शन करने जाते हैं। आज भी अहमदाबाद में है तो कई लोग आते हैं। तो ये हमारे चंद्रपुर स्वामी भगवान, जिसकी कृपा, जिसकी करुणा के द्वारा ये सब हमारे, मेरे करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, सुना है ना आपने? जी बिल्कुल। हाँ, तो बस करते हैं हमारे भगवान, मेरा ना सब आपकी कृपा से प्रभु काम हो रहा है, बस वैसा ही है ये। शासन के कई क्षेत्रों में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हमें दिखाई देती हैं, जैसे साधारण भक्ति का क्षेत्र हो गया, प्राचीन तीर्थों का क्षेत्र हो गया। कोई भी स्थिति देखते हैं तो दर्द ही दर्द बाहर निकलता है। लेकिन इन सभी दर्दों की अगर एक ही कोई दवा हो, एक प्रॉपर सिर्फ 1 स्टॉप अगर सोल्यूशन हो आपके हिसाब से, तो वो क्या होगा? आपकी बात एकदम सही है। हम कई भी क्षेत्रों में जाए, उससे साधारण भी भक्ति का क्षेत्र हो तो उसमें भी सिर्फ दर्द बाहर निकलता है, उसकी भी दयनीय स्थिति है। तीर्थों की स्थिति ले लो आप, क्या कई भी क्षेत्रों में दर्द ही बाहर आता है, दयनीय स्थिति बाहर आती है। उसका सॉल्यूशन में जाए तो एक ही सॉल्यूशन मेरी एक छोटे से सोच के साथ आता है कि आप हर क्षेत्र में मेहनत करोगे और उसका रिजल्ट आएगा, आ भी सकता है। हर एक को एक एक क्षेत्र पकड़ना भी चाहिए, लेकिन एक 1 सॉल्यूशन की बात लगता है तो लगता है कि एक ही सॉल्यूशन लगता है, शासन राग। हर किसी के हृदय में, जो हमारे युवान है, युवा पीढ़ी है, वो अपना उस सॉल्यूशन की तरफ जाएगी अगर उनको शासन राग की दुनिया दे दी। इसलिए मुझे शासन स्पर्श बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि शासन स्पर्श के माध्यम से एक शासन राग की दुनिया तैयार होती है। जब वो किसी के साथ राग से जुड़ता है ना, प्रेम से जुड़ता है, लागने के साथ जुड़ता है। अब दिखना, एंगेजमेंट लाइफ में होता है ना, तो वो ब्लू कलर लड़के को पसंद ही नहीं होता है और लड़की को येलो कलर पसंद नहीं होता है। और पहली मुलाकात में क्लियर होता है कि नहीं, ये येलो कलर मुझे पसंद नहीं है, वो बोले मुझे ब्लू कलर पसंद नहीं है। फिर भी एंगेजमेंट हो जाता है, प्यार बढ़ता है, राग बढ़ता है। और देखना आप दूसरी या तीसरी मुलाकात में वो येलो ही पहन कर आते हैं, हाँ, और वो ब्लू ही पहन कर आते हैं। वो पूछते हैं एक दूसरे का, आपको तो पसंद नहीं था, तो बस अंदर से होता है उसको जो पसंद है वो पसंद की बन जाती है। वार्डरोब में एक भी नहीं होता, फिर 4 ड्रेस आ जाते हैं ब्लू कलर का, क्योंकि उसको पसंद है। जिस दिन शासन पसंद आ जाएगा ना युवाओं को, या किसी को, जो हर किसी के हृदय में शासन बैठ जाएगा ना, उस दिन शासन की हर प्रॉब्लम्स में उसको खुद की प्रॉब्लम्स नजर आएगी। हर तकलीफ में उसको अपनी तकलीफ दिखेगी। उसके लिए वो अपना आप मेहनत करेगा, अपना आप भागेगा। उसको कोई प्रेरणा से ज्यादा उसका राग, रात को 4 घंटे तक वो फोन पे बात करता थकता नहीं है, क्योंकि राग है। हाँ, एंगेजमेंट लाइफ में क्यों, उसको राग है तो वो करता है ना। वैसे जिस दिन शासन का राग हो जाएगा, वो 4 घंटे वो भागेगा शासन के लिए। वो पहला अपने परिवार के लिए, अपना परिवार, अपने दुनिया से ज्यादा उसको शासन की दुनिया ज्यादा प्रिय लगेगी, और वो सॉल्यूशन आएगा तब लगता है। इसलिए लगता है कि बस शासन राग पैदा करो, हर किसी को शासन रागी बनाए। गच्छ रागी, तीर्थ तिथि रागी, संप्रदाय रागी नहीं, सबको छोड़कर पंथ रागी नहीं, शासन रागी। और जिस दिन एक सुंदर सी दुनिया शासन राग की बन जाएगी, तो शायद हर क्षेत्र में कुछ न कुछ युवा अपनी शक्ति, अपनी सोच, अपने इंटरेस्ट से जुड़ेंगे। वो इंटरेस्ट उनका का बेस होगा शासन राग। हाँ, तो अपना आज बोलते हैं बहुत बड़ी संख्या नहीं मिलती हमें, युवाओं की शक्ति नहीं मिलती, संख्या नहीं मिलती। बस इससे लगता है कि शासन राग ही बनाए हम, और शासन स्पर्श के माध्यम से भगवान ये प्रयास करवा रहे एक शासन राग की सुंदर दुनिया बनाने के लिए। तो एक सॉल्यूशन लगता है शासन राग, बस वो करें कोशिश। अपनों से अपनी बात के शो में आप आए, हमें बहुत अच्छा लगा, आपसे बातें करके बहुत आनंद हुआ, और काफ़ी सारे आपके जीवन की किताब के पन्नों को हमने आज खोला। आपके जो फैंस हैं, फॉलोअर्स हैं, मुझे लगता है काफ़ी सारे आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में काफ़ी लोग जानना चाहते हैं, तो वो भी आज उनको क्लियर हुआ, उनको जानने को मिला। इसलिए आपका इस शो पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम में आप कुछ युवाओं के लिए कोई संदेश देना चाहे तो? बस मैंने कहा कि बस संदेश के नाम से तो मुझे एक ही संदेश लगता है, हर युवा
शासन रागी बने, शासन उनके हृदय में आए, शासन के लिए जिए, शासन के लिए मरे, शासन से बढ़कर उसके लिए कुछ नहीं हो। वो हमेशा शासन के लिए सोचता रहे, मेरा प्रभु का शासन कैसे लोगों तक पहुंचे। अजैनों के पास भी जो जैनेतर है, किसी जमाने में हम 40 करोड़ थे। संप्रति महाराजा के समय में 16 साल की छोटी सी उम्र में वो राजगद्दी पे बैठे, संप्रति महाराजा, और उन्होंने जो शासन को जिस तरह का विस्तार दिया, शासन की एक दुनिया बनाई। कहते उस समय भारत में 40 करोड़ जैन थे, उस समय 40 करोड़, विश्व में तो नहीं, सिर्फ भारत में। और भारत का राष्ट्र धर्म वो जैन था। ऐसा उन्होंने सुंदर सा माहौल बनाया था। तो वैसा एक स्वप्न देखता हूँ भविष्य का, क्योंकि प्रभु का शासन ही, प्रभु का धर्म ही सॉल्यूशन देगा। विश्व के बहुत सारी तकलीफों का एक ही कोई इलाज होगा ना, तो वो शासन, ये प्रभु का धर्म है। हर सॉल्यूशन, प्रकृति, आज ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, हम प्रकृति के खिलाफ जा रहे हैं, हम हर तरीके से जीवों के विराध ना कर, जीवों को, छोटे छोटे जीवों को तकलीफ से बड़े बड़े जीवों को आज खत्म होते जा रहे हैं। पेड़ कट रहे हैं, कल कौन सी दुनिया हम आने वाली युवा पीढ़ी को देंगे। तो ये सब कुछ प्रश्नों का अगर सॉल्यूशन या समाधान कुछ होगा तो वो शासन देगा, जैन धर्म देगा। तो ऐसा लगता है कि बस ये धर्म, ये प्रभु का शासन हर युवान एक मैसेज की तरह अगर लेना चाहे तो वो ले ले कि शासन को पहुंचाना है हर किसी के हृदय में, प्रभु का शासन, और वो मिशन की तरह काम करे। हाँ, आज एक स्वामीनारायण जैसा संस्था, एक छोटी सी संस्था है जो एक मिशन की तरह काम कर रही है, तो कितना बड़ा काम कर रही है। आज ईसाई मिशनरियाँ काम करती है, कितने बड़े बड़े लेवल तक वो काम कर देती है। हम हमारे में ऐसे कोई है ही नहीं, ना विजन है, ना सोच है शासन को पहुंचाने का। बस ये जीवन मिला है तो शासन के कारण हम यहाँ तक पहुंचे। तो हर कोई आत्मा को शासन मिले और वो भी यहाँ तक पहुंचे, मोक्ष मार्ग की यात्रा करे। लेकिन बस ये संदेश है, हर कोई लोग शासन तक पहुंचे इस धर्म को। और आज आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से, अपने से अपनी बात के माध्यम से बहुत दिल को खोलने का मौका मिला। जिंदगी के कई अनछुए पहलुओं से मुझे गुजरना पड़ा, आंखों के सामने कहीं वो पुराने जो मोमेंट थे, जो यादें थी, वो ताज़ा हुई, और लोगों को उससे बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत कुछ एक मोमेंट्स को जीने का इस माध्यम से एक सुंदर लाभ मिला, एक सुंदर माहौल मिला। उसके लिए आपको भी खूब खूब धन्यवाद। आशा करते हैं कि युवान आपसे, आपने जो संदेश दिया युवानों को, वो आपसे ज़रूर प्रेरणा लें।